नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट, और आप हैं मेडल स्कॉलर चैनल पर। विद्यार्थियों, यूट्यूब पर हिंदी का एकमात्र गारंटी वाला चैनल है मेडल स्कॉलर। आज हम जो क्लास लेने जा रहे हैं विद्यार्थियों, उसका नाम है राजभाषा नियम 1976। विद्यार्थियों, ये ऐसी क्लास होगी जिसके अंतर्गत हिंदी की कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। चाहे बात करें आईआईटी हिंदी ऑफिसर की, या जूनियर सीनियर ट्रांसलेटर की, या बात करें आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हिंदी प्राध्यापक की, या आरएसएसबी की, या यूजीसी नेट की, या राजस्थान पुलिस एसआई की, या बात कर लें हम केवीएस एनवीएस एकलव्य स्कूल के लेक्चरार की। यहाँ से प्रश्न आता ही आता है विद्यार्थियों, और अक्सर विद्यार्थी इस टॉपिक को छोड़ करके आता है। इसके पीछे होता है उसके आने वाले ऑप्शंस के अंदर कंफ्यूजन। विद्यार्थियों, ये नियम जब तक आप थोरोली नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल कंठस्थ नहीं करेंगे, इसके पीछे के तथ्यों को नहीं जानेंगे, तब तक यहाँ से बनने वाले प्रश्न अधिकतर गलत होते रहेंगे। यही कारण है कि मैंने ये निश्चय किया कि मेडल स्कॉलर के विद्यार्थी एक एक नंबर से आगे बढ़ेंगे, और एक एक नंबर ही उन्हें मेरिट में वो स्थान प्राप्त कराएगा जो बाकी विद्यार्थी देखते रह जाएंगे। बस एक वीडियो और इस टॉपिक की हमेशा के लिए टेंशन खत्म। विद्यार्थियों, शर्त ये होगी कि इसे ध्यान से देखना और सुनना होगा। आइए आज हम पढ़ते हैं राजभाषा नियम 1976 को। प्यारे विद्यार्थियों, राजभाषा नियम 1976 संघ के शासकीय कार्यों में प्रयोग हेतु बनाया गया है। प्रश्न पहले यहीं से बनेगा कि राजभाषा नियम 1976 किस लिए बनाया गया था। संघ के शासकीय कार्यों में प्रयोग, या पूछा जा सकता है कि राजभाषा 1976 किससे संबंधित है। चार ऑप्शंस होंगे, उनमें से एक ऑप्शन होगा संघ के शासकीय कार्यों में प्रयोग हेतु। विद्यार्थियों, ये नियम कब लागू हुआ? 17 जुलाई 1976 को, और इसकी राजपत्र संख्या थी 1052। विद्यार्थियों, नई एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत ऐसे प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, आपसे पूछा जा सकता है राजपत्र संख्या। और अधिकतर विद्यार्थियों को नहीं पता होगा कि राजभाषा नियम 1976 का जो राजपत्र संख्या है वो क्या है। वो है विद्यार्थियों 1052। तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है विद्यार्थियों। एक तो ये लागू कब हुआ? 17 जुलाई 1976 को, और इसकी राजपत्र संख्या है 1052। इसको संशोधित भी किया गया विद्यार्थियों, बनने के बाद 3 बार ये संशोधित हो चुका है। पहला जो संशोधन हुआ वो 1987 यानी 1987 में, दूसरा संशोधन हुआ है विद्यार्थियों 2007 में, और तीसरा संशोधन हुआ है 2011 में। यानी 3 बार संशोधित हो चुका है। तो ये तीनों ही ईयर आपको याद रखनी होंगी, 1987, 2007 एंड 2011। विद्यार्थियों, इसकी निर्माण की शक्ति कहाँ से आई है? प्रश्न यहाँ से बनेगा विद्यार्थियों। आपसे पूछा जा सकता है कि राजभाषा नियम 1976 को किस शक्ति के द्वारा बनाया गया, यानी केंद्र सरकार की कौन सी ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा राजभाषा नियम 1976 का निर्माण किया गया। तो विद्यार्थियों, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 के अंतर्गत केंद्र सरकार ने ये नियम बनाए। यानी जब भी कोई अधिनियम आता है उसके उपलक्ष्य में बहुत सारे क्लॉजेज ऐसे होते हैं जिनके बेस पे सरकार को नियम बनाने होते हैं, और उसी में से एक धारा 3 के अंतर्गत, राजभाषा अधिनियम की 1963 की धारा 3 के अंतर्गत केंद्र सरकार को ये पावर है कि वो राजभाषा नियमों को बनाए, और उसी के उपलक्ष्य में राजभाषा नियम 1976 संघ के शासकीय कार्यों में प्रयोग हेतु बनाया गया। अब बात आती है इसके संक्षिप्त नाम की, यानी जो इसका नाम दिया हुआ है वो क्या है। तो इसका राजभाषा नियम 1976 हम सामान्य भाषा में बोलते हैं, लेकिन इसका संक्षिप्त जो नाम है, यानी इसका पूरा नाम है राजभाषा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ब्रैकेट बंद नियम 1976। तो आपको याद रखना है कि राजभाषा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग नियम 1976 इसका नाम है। विद्यार्थियों, बात करते हैं इसके विस्तार की। संपूर्ण भारत में ये नियम लागू हैं एक्सेप्ट तमिलनाडु। वहां पर आपको जे.एंड.के भी आएगा विद्यार्थियों, लेकिन ये जे.एंड.के में लागू है तमिलनाडु में। अभी तो जब से आर्टिकल 370 हटा है तब से तो वहाँ सब कुछ लागू हो गया, लेकिन पहले भी ये जे.एंड.के में था, और विद्यार्थी जे.एंड.के करके आते थे, तमिलनाडु को नहीं करते थे। यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है कि कौन सा ऐसा स्टेट है आज भी जिसमें राजभाषा नियम 1976 लागू नहीं है। तो विद्यार्थियों, वो स्टेट है तमिलनाडु, जहाँ पर राजभाषा नियम 1976 लागू नहीं है। बात करते हैं इसके विस्तार की। तो विद्यार्थियों, राजभाषा नियम 1976 को लागू करने के लिए भारत को 3 क्षेत्रों में बांटा गया। क्षेत्र क, क्षेत्र ख और क्षेत्र ग, यानी क, ख और ग 3 श्रेणियों में
आने वाले सभी अपने राज्यों को बांटा गया कि क्षेत्र क के अंदर वो क्षेत्र आएंगे विद्यार्थियों जिनमें हिंदी में पत्राचार किया जाएगा। क्षेत्र ख में वो क्षेत्र आएंगे, वो स्टेट्स आएंगे जहां पर हिंदी में तो पत्राचार होगा लेकिन उसके साथ अंग्रेजी की में अनुवाद होकर के वो जाएगा। साथ ही क्षेत्र ग में वो क्षेत्र आएंगे जहां पर पत्राचार केवल अंग्रेजी में होगा, हिंदी में नहीं होगा। अब बात आती है पूरे भारत में ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जो क्षेत्र क में आते हैं और क्षेत्र ख में आते हैं तथा क्षेत्र ग में आते हैं। विद्यार्थियों, क्षेत्र क में आने वाले सभी हिंदी प्रदेश आते हैं जिनमें बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और अंडमान निकोबार द्वीप। आपसे जो गलती होगी विद्यार्थियों वो होगी अंडमान निकोबार द्वीप को लेकर के। अंडमान निकोबार द्वीप पर ही प्रश्न पूछता है क्योंकि उसे एग्जामिनर को पता है कि बाकी वो आप कर देंगे सही, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप में होंगे कंफ्यूज। तो विद्यार्थियों, अंडमान निकोबार द्वीप आता है क्षेत्र क में जहां पर पूरी तरह हिंदी में पत्राचार किया जा सकता है। अब बात करते हैं क्षेत्र ख की। क्षेत्र ख में वो प्रदेश आते हैं जहां पत्राचार हिंदी में होता है लेकिन अंग्रेजी में होने पर उसका हिंदी संस्करण भी दिया जाता है। यानी आप पत्राचार हिंदी में करेंगे लेकिन अगर आप अंग्रेजी में कर रहे हैं तो साथ साथ आपको हिंदी का भी अनुवाद उसमें देना होगा। यानी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी छूट है लेकिन अंग्रेजी में किया तो हिंदी अनुवाद भी जाएगा। कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हिंदी में पत्राचार करने पर हिंदी में तो होगा ही, अंग्रेजी में पत्राचार करने पर हिंदी संस्करण भी दिया जाएगा। ऐसे क्षेत्र हैं विद्यार्थियों गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दमन दीव, दादरा नगर हवेली। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि कौन से ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो क्षेत्र ख के अंतर्गत आते हैं। तो चंडीगढ़ और दमन दीव, दादरा नगर हवेली इनका नाम आता है, लेकिन विद्यार्थियों अगर उसमें नहीं पूछता है तो विद्यार्थी गलती करके आते हैं चंडीगढ़ को लेकर के। आधे से ज़्यादा विद्यार्थियों को पता ही नहीं होता कि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। आज से आप जान लीजिए विद्यार्थियों, चंडीगढ़ की बात आए, दमन दीव की बात आए, दादरा नगर हवेली की बात आए, क्षेत्र ख के अंतर्गत आते हैं जहां पर अंग्रेजी में पत्राचार होने पर उसका हिंदी संस्करण भेजना अनिवार्य है एज पर द राजभाषा नियम 1976। अब बात करते हैं क्षेत्र ग की। तो क्षेत्र क और ख में जितने भी हमारे क्षेत्र आए उसके अलावा जो बचे हुए राज्य हैं वो सभी क्षेत्र ग में आते हैं। क्षेत्र ग की विशेषता मैंने आपको बता रखी है कि पत्राचार केवल अंग्रेजी में होगा। आसाम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गोवा, J&K, तमिलनाडु, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो कि क्षेत्र ग में आते हैं। और एक स्टेट इनमें से ऐसा है जिसकी राजभाषा ही अंग्रेजी है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो वो स्टेट है नागालैंड। नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है, आज भी उन्होंने अपनी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अंग्रेजी बना के रखी है। अब बात करते हैं राजभाषा नियम 1976 के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाएगा। एक कंडीशन है विद्यार्थियों, अगर आपके पास पत्र हिंदी में आएगा तो आपकी जिम्मेदारी बनती है एज पर राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत कि आप उसका उत्तर हिंदी में ही दें। और यदि आपके पास अंग्रेजी में पत्र आया है तो उसका यथासंभव कोशिश करें कि आप हिंदी में रिप्लाई कर पाएं अगर आप क्षेत्र क और क्षेत्र ख में रहते हैं तो। अब बात करते हैं विद्यार्थियों कि हिंदी के जो क्षेत्र क, ख और ग है उसमें टिप्पणी, डिक्टेशन और आशुलिपि का कितने % आपको कर्मचारियों को ट्रेन करना है या आपको रिप्लाई देना है। हिंदी में अगर टिप्पणी देनी है और अगर ऑफिशियल कर्मचारी या भारत सरकार का कर्मचारी क्षेत्र क में पोस्टेड है तो उसे 75% आपको हिंदी में टिप्पणी करनी होगी। इसी तरह यदि वो हिंदी में डिक्टेशन करेगा तो 65% करेगा और हिंदी में टंकण करेगा तो 80% काम क्षेत्र क के अंतर्गत होगा। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं विद्यार्थियों कि हिंदी में अगर क्षेत्र क है 75, 65, 80। इसी तरह क्षेत्र क की बात करें ख की तो उसमें विद्यार्थियों हिंदी में जो टिप्पण है वो 30% है, हिंदी में डिक्टेशन है 55% और हिंदी में टंकण है 70%। काम आपको करना होगा। इसी तरह क्षेत्र ग की बात करें तो हिंदी में टिप्पणी जो देनी है वो 30%, हिंदी में डिक्टेशन भी 30%, लेकिन टाइपिंग जो है वो 40% का लक्ष्य रखा गया है। विद्यार्थियों अब बात आती है इसे याद करने की, तो आप याद ऐसे करिएगा विद्यार्थियों कि टिप्पणी लीजिए सबसे पहले और क्षेत्र क, ख और ग तो 65, 75, 30 और 30 इस तरह से याद रखिएगा। फिर हिंदी में डिक्टेशन का याद रखिएगा 65, 55, 30। हिंदी में टक्कण को याद रखिएगा 80, 70, 40। तो इस तरह से आप इसे मेमोराइज कर सकते हैं।
केंद्रीय कर्मचारी की हिंदी में प्रवीणता का मानदंड। बहुत बार प्रश्न पूछा है विद्यार्थियों कि केंद्रीय कर्मचारी के ऐसे कौन से मानदंड हैं जिनके द्वारा हिंदी में प्रवीण माना जाएगा। या तो वो मैट्रिक परीक्षा हिंदी के साथ उत्तीर्ण हो, या स्नातक में विषय हिंदी हो, या वो खुद घोषणा करे कि वो हिंदी में प्रवीण है। और अधिकतर प्रश्न इसी क्लॉज से उठाया जाता है, यदि वो खुद घोषणा करे हिंदी में प्रवीण है और विद्यार्थी इसको गलत करके आते हैं कि ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन क्लॉज दिया हुआ है विद्यार्थियों, यदि कोई कर्मचारी खुद घोषणा कर दे कि वो हिंदी में प्रवीण है तो उसे प्रवीण समझा जाएगा। एज पर राजभाषा नियम 1976। अनुपालन का उत्तरदायित्व किसका है? राजभाषा नियम के अनुपालन का उत्तरदायित्व कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का होता है। यानी कोई भी ऑफिस होगा, वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होगा, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि राजभाषा नियम 1976 का अनुपालन किया जाए। बहुत बार प्रश्न बनता है ये कि अनुपालन की जिम्मेदारी किसकी होती है। राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत किसी भी ऑफिस में, किसी भी कार्यालय में अनुपालन का उत्तरदायित्व किसका होता है? तो आपको जवाब देना होगा कार्यालय का प्रशासनिक प्रधान। अब बात आती है हिंदी की खड़ी बोली किस अपभ्रंश से ली गई है। तो हिंदी की खड़ी बोली सौरसैनी, इसे टकसाली भाषा भी कहते हैं। जिसे सौरसैनी जो है उसे टकसाली भाषा भी कहते हैं, ऐसा गिलक्रिस्ट ने कहा है विद्यार्थियों। एक कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है कि हिंदी की खड़ी बोली किस अपभ्रंश से है, तो आपको याद रखना है सौरसैनी अपभ्रंश से। और इसे क्या कहा जाता है? टकसाली भाषा भी कहा जाता है। विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी आईआईटी नॉन एकेडमिक स्टाफ या नॉन टीचिंग स्टाफ की तैयारी कर रहे हैं, पर्टिकुलरली वो जो हिंदी ट्रांसलेटर के लिए जा रहे हैं या फिर आईआईटी में आप जा रहे हैं हिंदी ऑफिसर की एग्जाम देने, उनके लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आईआईटी जोधपुर का। इसी तरह जिस भी आईआईटी में आप जाएंगे वहां के इन टॉपिक को आप तैयार करके जाएंगे। जैसे आईआईटी जोधपुर का पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर। इसका हिंदी में नाम पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर। कई बार जो सिंपल चीज़ें लगती हैं, हमको लगता है कि ये भी कोई प्रश्न पूछने का है। विद्यार्थियों, प्रौद्योगिकी की जगह औद्योगिकी कर देगा, प्रौद्योगिकी की जगह आपको समौद्योगिकी लिख देगा, कुछ ना कुछ हिंदी का ऐसा वर्ड दे देगा जो आपको समझ में नहीं आएगा और आप वहीं पर कन्फ्यूजन हो जाएंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर, जोधपुर का पुराना नाम पूछा जा सकता है। जिस भी शहर की एग्जाम आप देने जा रहे हैं, आईआईटी के एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर खड़गपुर है तो खड़गपुर का पुराना नाम पूछा जा सकता है, मुंबई का पुराना नाम पूछा जा सकता है, दिल्ली का पुराना नाम पूछा जा सकता है, मद्रास का पुराना नाम पूछा जा सकता है। इस तरह जिस शहर की आईआईटी में आप जा रहे हैं वहां का पुराना नाम आपको याद करके जाना है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों, यह सार्वजनिक तकनीकी विश्वविद्यालय है वर्ष 2008 से। यानी जो आईआईटी जोधपुर है वो सार्वजनिक तकनीकी विश्वविद्यालय कब बना? वो 2008 में बना। प्रौद्योगिकी संस्थान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत स्थापित हुआ है आईआईटी जोधपुर। इसी तरह आईआईटी जोधपुर न्यूज़ लेटर कौन सा निकलता है? हिंदी का हर आईआईटी में एक पत्रिका निकलती है विद्यार्थियों। वो पत्रिका आपको पता होनी ही चाहिए अगर आप हिंदी ऑफिसर की एग्जाम देने जा रहे हैं या हिंदी ट्रांसलेटर की एग्जाम देने जा रहे हैं किसी भी आईआईटी में। चाहे आप बात करें खड़गपुर की, 23 आईआईटी हैं विद्यार्थियों। आप किसी भी आईआईटी का एग्जाम अगर देने जा रहे हैं तो वहां से निकलने वाली हिंदी पत्रिका का आपको पता होना ही चाहिए। या बात करें आरपीएससी की, तो विद्यार्थी जो आप इंटरव्यू में जाते हैं आपसे पूछा जा सकता है, अगर आप हिंदी के प्राध्यापक हैं, हिंदी के प्राध्यापक या लेक्चरर की आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इंटरव्यू होता नहीं है लेकिन मान लो आप आरएस का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो भी आपको पता होना चाहिए विद्यार्थियों कि कौन सा हिंदी की पत्रिका निकलती है आरपीएससी की। या किसी भी संस्थान जहां भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे वहां से हिंदी में निकलने वाली पत्रिका आपसे पूछी जा सकती है। तो आईआईटी जोधपुर का न्यूज़ लेटर जो निकलता है वो है खम्मा घड़ी। तो खम्मा घड़ी को आपको याद रखना है। ये जनरल ट्रेंड भी है, आप किसी भी एग्जाम में जा रहे हैं वहाँ पूछा जा सकता है, राजस्थान के किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्योंकि आईआईटी एक ही है राजस्थान में और उस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ से बनते हैं। यही कारण है मैंने आईआईटी जोधपुर का एग्जाम्पल आपको लिया है, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी जो हमारे चैनल से जुड़े हैं आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या ट्रांसलेटर की तैयारी कर रहे हैं, उन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है कि आईआईटी जोधपुर का न्यूज़ लेटर निकलता है खम्मा घड़ी। जोधपुर आईआईटी का लोगो पूछा जा सकता है। किसी भी आईआईटी में आप जा रहे हैं, आरपीएससी में आप जा रहे हैं तो आरपीएससी का लोगो आपको पता होना चाहिए। आप आरएस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो पता होना चाहिए। आरएसएसबी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहाँ का लोगो पता होना चाहिए। पुलिस का जा रहे हैं तो पुलिस का लोगो पता होना चाहिए। यानी जिस भी डिपार्टमेंट का आप एग्जाम दें वहाँ का लोगो आपको पता होना चाहिए कि लोगो में कौन सा वाक्य यूज किया गया है, क्या लिखा गया है और वो लिखा गया वाक्य कहाँ से लिया गया है। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो अधिकतर विद्यार्थी इसको इग्नोर करते
करते हैं क्योंकि जनरल गाइडों में और कोचिंगों में ये पढ़ाया ही नहीं जाता। बात करते हैं जोधपुर आईआईटी के लोगो की। तो लोगो है त्वम ज्ञानमयो विज्ञानमयो असि, यानी आईआईटी जोधपुर का जो लोगो वाक्य है वो है त्वम ज्ञानमयो विज्ञानमयो असि। इसका अर्थ होता है यू आर फुल ऑफ सुप्रीम विजडम एंड नॉलेज। त्वम ज्ञानमयो विज्ञानमयो असि अर्थात यू आर फुल ऑफ सुप्रीम विजडम एंड नॉलेज। आपसे अर्थ पूछा जा सकता है कि इसका अर्थ क्या है, वह आप लिखेंगे कि यू आर फुल सुप्रीम विजडम एंड नॉलेज। इसके साथ ही आपको पूछा जा सकता है त्वम ज्ञानमयो विज्ञानमयो असि कहाँ से लिया गया है, तो ये विद्यार्थियों श्लोक लिया गया है गणपति अथर्वशीर्ष से लिया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक ये प्रश्न पूछा नहीं गया है, लेकिन किसी भी एग्जाम में आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकता है क्योंकि अब टाइम आ गया है न्यू एजुकेशन टेक्नोलॉजी का। तो अब आप विद्यार्थियों मेडल स्कॉलर वो प्रश्नों को ढूंढ करके निकाल के लाता है जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अधिकतर कोचिंग संस्थान उन प्रश्नों पर फोकस करते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछ लिए गए हैं। वो केवल ये साबित करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हाँ नो डाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 20-30% रिपीट होते हैं क्योंकि वो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनको भी याद करना है, लेकिन ऐसे प्रश्नों पर गौर करना है जो बन सकते हैं। यानी किसी भी टॉपिक पर बनने वाले प्रश्नों पर फोकस करेंगे विद्यार्थियों तो आप और विद्यार्थियों से आगे होंगे। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें क्लियर की आपको कि जोधपुर आईआईटी का लोगो वाक्य त्वम ज्ञानमयो विज्ञानमयो असि, और इसका अर्थ होता है यू आर फुल ऑफ सुप्रीम विजडम एंड नॉलेज, और ये लिया गया है गणपति अथर्वशीर्ष से। तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा आईआईटी जोधपुर का जो मैंने एग्जाम्पल लिया है। इसी तरह आप बहुत सारी आईआईटीज या बहुत सारे डिपार्टमेंट का आप तैयार कर सकते हैं। हिंदी के प्रयोग के लिए तकनीकी सुविधाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको किसी भी नोट्स में ये नहीं मिलेगा। कोचिंग के नोट्स उठा के देख लीजिए या गाइडें उठा के देख लीजिए, जो चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा वो आपको कहीं मिलने वाली नहीं है और प्रश्न यहीं से बनेगा विद्यार्थियों। यही कारण है कि हम हर वीडियो से आपको देते हैं 40% की गारंटी। उसके पीछे हमारी टीम की मेहनत होती है, लगन होती है, क्वेश्चन को ट्रेंड को समझते हैं, एग्जाम के पैटर्न को समझ करके आपके लिए लाते हैं अंदर की बात, अंदर की खबर, अंदर के प्रश्न। विद्यार्थियों हिंदी फॉन्ट दो प्रकार के हिंदी फॉन्ट होते हैं, एक है लेगेसी फॉन्ट और दूसरा है यूनिकोड फॉन्ट। आपसे पूछा जा सकता है हिंदी के किसी भी एग्जाम में कि हिंदी फॉन्ट कितने प्रकार के होते हैं। आपको लिखना है विद्यार्थी दो प्रकार के, एक लेगेसी फॉन्ट होता है और एक यूनिकोड फॉन्ट होता है। इसी तरह प्रसिद्ध हिंदी फॉन्ट कौन सा है, तो आपसे पूछा जा सबसे प्रसिद्ध हिंदी फॉन्ट का नाम है कृतिदेव फॉन्ट, यानी कृतिदेव जो होता है उसको बोलते हैं। इसको कई विद्यार्थी कृति भी पढ़ते हैं, लेकिन इसका शुद्ध उच्चारण है कृतिदेव। कृतिदेव जो टाइपराइटर रेमिंगटन का लेआउट है, टाइपराइटर का जो लेआउट है उसी को हिंदी फॉन्ट बनाया गया है। अन्य हिंदी फॉन्ट में आते हैं देवलयाज, मंगल, डॉटेड फॉन्ट, APS-CD प्रकाश, देवनागरी, ये सब बहुत सारे फॉन्ट हिंदी के हैं, लेकिन सबसे जो प्रमुख है वो है कृतिदेव। विद्यार्थियों आधार में भी यही फॉन्ट यूज हुआ है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है आधार में हिंदी का कौन सा फॉन्ट यूज किया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी RPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन रामबाण बनता है कि आधार के अंदर हिंदी का कौन सा फॉन्ट यूज किया गया है, कृतिदेव फॉन्ट। क्योंकि RPSC में आप हिंदी के लेक्चरर बनने जा रहे हैं तो आपको बेसिक फैक्ट्स पता होने ही चाहिए। हिंदी के कौन कौन से ई टूल्स हैं आइए देखते हैं। आपको स्क्रिप्ट, रेमिंगटन और फोनेटिक, ये तीन तरह के आपको मिलेंगे। स्क्रिप्ट भी मिलेगा, रेमिंगटन भी मिलेगा और फोनेटिक भी मिलेगा ई टूल्स में। सबसे बात करते हैं फोनेटिक की। फोनेटिक जो कीबोर्ड होता है विद्यार्थियों वो कमल के जैसा होता है, कमल बोलते हैं उसको। जिन्हें हिंदी टाइपिंग नहीं आती उन्हें रोमन कीवर्ड भी कहते हैं। मतलब एक तरीके से कमल फॉन्ट होता है, उसके अंदर आप क्या करते हैं कि आपको जैसे है जाना तो JANA लिख देंगे तो टाइप हो जाएगा जाना। तो इस तरह का फोनेटिक कीबोर्ड में उसको सेटिंग करते हैं। अब अगर आप मान लो कि आपको कंप्यूटर पे हिंदी का कोई एग्जाम देना है तो कैसे सेटिंग करेंगे कंप्यूटर पे हिंदी की फोनेटिक। सेटिंग्स में जाएंगे, टाइम एंड लैंग्वेज के अंतर्गत जाएंगे, वहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन होगा और उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट अगर आपने किया उसके बाद में आप अपना ये फोनेटिक को सेलेक्ट कर देंगे। अगर आपके पास विंडोज़ 10 है तो सर्च के अंदर जाएंगे, सेटिंग के अंदर जाएंगे, एडवांस कीबोर्ड सेटिंग में जाएंगे और सेलेक्ट कर लेंगे फोनेटिक कीबोर्ड को। अब बात करते हैं विद्यार्थियों मंत्र राजभाषा, यानी मंत्र राजभाषा क्या है। एक मशीन आधारित अनुवाद सिस्टम है जो दस्तावेजों का हिंदी अनुवाद करता है। आपसे पूछा जा सकता है कि दस्तावेजों का हिंदी अनुवाद करने के लिए निम्नलिखित में से
क्या काम लिया जाता है, तो आप बोलेंगे मंत्र राजभाषा। मंत्र राजभाषा एक अनुवादक मशीन है, जो एक अनुवादक सॉफ्टवेयर है जो हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी दस्तावेजों का हिंदी अनुवाद करता है। इसे सीडेक पुणे अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप द्वारा बनाया गया है। आपसे पूछा जा सकता है मंत्र राजभाषा का निर्माण किसके द्वारा, मंत्र राजभाषा जो कि एक अनुवाद सिस्टम है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो आपको याद रखना है सीडेक पुणे के द्वारा। अब बात करते हैं कंठस्थ राजभाषा की। कंठस्थ राजभाषा एक अनुवाद मेमोरी सिस्टम है। याद रखिएगा, अनुवाद सिस्टम है मंत्र राजभाषा। अगर आपसे पूछ ले अनुवाद मेमोरी सिस्टम, देन आपको करना है कंठस्थ, यानी कोई भी चीज़ आप याद करेंगे तो कंठस्थ होगी। तो ऐसे लिंक कर लीजिए, अगर याद करने से रिलेटेड सिस्टम पूछा जाएगा तो कंठस्थ राजभाषा होगी, और अगर आपसे पूछा जाए अनुवाद का तो मंत्र राजभाषा होगी। इसके द्वारा किए गए अनुवाद को ये मेमोरी में स्टोर करता है, ताकि भविष्य में सिमिलर टेक्स्ट या सेंटेंस आने पर पूर्व में किए गए सही अनुवाद को प्रस्तुत करता है। विद्यार्थियों, होता यह है कि जब भी कोई आप अनुवाद करते हैं कंठस्थ राजभाषा के अंतर्गत, जब आप उसको फाइनल कर देते हैं और सेव कर देते हैं, उसके बाद वो अपनी मेमोरी में उसको सेट कर लेता है कि भविष्य में ये सेंटेंस आएगा, इसका परफेक्ट अनुवाद ये होगा। तो आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के आधार पर वो उसी तरह के सेंटेंस का अनुवाद सही से कर देता है। फिर वो मशीनी अनुवाद नहीं रहता है और एक तरीके से वो आपका ही अनुवाद बन जाता है। सेंटेंस आने से पूर्व में किए गए सही अनुवाद को प्रस्तुत करता है। इससे फाइल का फॉर्मेट वही रहता है, जैसे गूगल ट्रांसलेशन में अनुवादित फ़ॉन्ट का फॉर्मेट बदल जाता है। जैसे गूगल में हम जब ट्रांसलेट करते हैं तो आपको अनुवादित फ़ॉन्ट फॉर्मेट बदल जाता है, लेकिन कंठस्थ राजभाषा में आपका फ़ॉन्ट भी वही रहता है और जो पहले आपने ट्रांसलेट किया वही आपका रिपीट होकर के आ जाएगा। तो दो सिस्टम की हमने बात की विद्यार्थियों, मंत्र राजभाषा और कंठस्थ राजभाषा। मंत्र राजभाषा अनुवाद सिस्टम है और कंठस्थ राजभाषा अनुवाद मेमोरी सिस्टम है। तो दोनों में मेमोरी का फ़र्क है, बस आप इसे अंतर को याद रखिएगा। अब देखते हैं आगे। विद्यार्थियों, इसी तरह का एक और सिस्टम है लीला, और ये अधिकतर एग्जाम में आपने देखा होगा। लीला का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है, लर्न इंडियन लैंग्वेज थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, आने वाली एग्जाम्स में फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, राजभाषा और लीला प्रभा। लीला का मतलब है, लीला है लर्न इंडियन लैंग्वेज थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह स्वयं शिक्षण मल्टीमीडिया पैकेज है और ये अन्य भारतीय भाषाओं से हिंदी सीखने के प्रयोग में लाया जाता है। यानी साउथ के किसी भाषा से, यानी तमिल से जब आप हिंदी सीखेंगे तो लीला का प्रयोग करेंगे, या कन्नड़ भाषा से अगर हिंदी सीखना चाहते हैं तो भी लीला का प्रयोग करेंगे। तो लीला है राजभाषा लीला प्रभा, और इसका फुल फॉर्म है लर्न इंडियन लैंग्वेज थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसी तरह विद्यार्थियों, राजभाषा विभाग का ऑनलाइन शब्दकोश को क्या कहा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड वहाँ पर लिखा है। याद रखिएगा, ई महाशब्दकोश। ई महाशब्दकोश कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, यूजीसी में पूछा गया है और अब पूछा जा सकता है आरपीएससी में। यानी राजभाषा विभाग का ऑनलाइन शब्दकोश आपको पता होना चाहिए। अगर हिंदी प्रोफेसर के एग्जाम देने जा रहे हैं, या हिंदी कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम देने जा रहे हैं, या फिर आप आईआईटी में हिंदी अधिकारी के एग्जाम देने जा रहे हैं, कहीं पर भी आप हिंदी से रिलेटेड एग्जाम देने जाएँ, केवी, नवोदय, किसी में भी आपसे पूछा जा सकता है राजभाषा विभाग का ऑनलाइन शब्दकोश क्या है, ई महाशब्दकोश। याद रखिएगा। इसी तरह से ई सरल हिंदी वाक्यकोश कौन सा है? ई सरल हिंदी वाक्यकोश है, इंग्लिश टू हिंदी में वाक्य को ट्रांसलेशन करता है। आपने वोकेबुलरी का शब्दकोश देखा होगा, शब्दों का शब्दकोश देखा होगा, लेकिन सरल हिंदी वाक्यकोश भी एक बना है और वो हिंदी टू इंग्लिश में वाक्य को ट्रांसलेट, यानी इंग्लिश टू हिंदी में वाक्य को ट्रांसलेट करता है, ई सरल हिंदी वाक्यकोश। इसी तरह का है गूगल वॉइस टाइपिंग, यानी श्रुत लिखन राजभाषा है गूगल वॉइस टाइपिंग। यानी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, गूगल वॉइस टाइपिंग के लिए हिंदी में काम आने वाला सिस्टम क्या है? श्रुत लिखन राजभाषा। गूगल डॉक्स में नया दस्तावेज आप जब बनाते हैं तो टूल्स में जाते हैं, वॉइस टाइप करते हैं, इसी तरह माइक्रोफोन बॉक्स में जाकर हिंदी को सेलेक्ट करते हैं और हिंदी को सेलेक्ट कर क्लिक ऑन माइक्रोफोन पर करते हैं। व्हेन यू आर रेडी टू स्पीक फॉर स्टॉप क्लिक अगेन ऑन माइक्रोफोन। अगर आवाज़ के साथ गलती हो जाए तो गलत शब्द पर कर्सर ले जाकर माइक्रोफोन पर पुनः बोलकर आप ठीक कर सकते हैं। ऐसा सिस्टम है गूगल वॉइस टाइपिंग का। अब बात करते हैं गूगल वॉइस टाइपिंग पंक्चुएशंस, यानी जब बोलते समय आपको अगर पंक्चुएशन बोलना है तो उसके लिए क्या कमांड देनी होगी।
विद्यार्थियों, ये जो मैं आज आपको बता रहा हूँ श्रुत लेखन राजभाषा के अंतर्गत, यानी गूगल वॉइस टाइपिंग पर जब पंक्चुएशंस कैसे बोल करके लिखे जाते हैं, अधिकतर एग्जाम्स में प्रश्न बनेगा ही बनेगा। अब आने वाला टाइम ऐसे ही प्रश्नों का होगा जो कि आपको सोचने को मजबूर करते हैं। यानी अगर आपको लगाना है फुल स्टॉप तो आपको बोलना होगा पीरियड, और अगर आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क तो आपको क्वेश्चन मार्क ही स्पीक करना है। आपको लगाना है कॉमा तो कॉमा ही रहेगा, एक्सक्लेमेशन लगाना है तो एक्सक्लेमेशन ही बोलना पड़ेगा। अगर आपको न्यू लाइन में जाना है एंटर बोलना पड़ेगा, न्यू पैराग्राफ में जाना है तो न्यू पैराग्राफ बोलना पड़ेगा, अलाइन करना है तो @ बोलना पड़ेगा, बैक स्लैश या फॉरवर्ड स्लैश बोलना है, और उसके बाद ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट के अंदर बोलना है। ओपन आपको क्लोज आपको बोलना है, और उसके बाद में अगर आपको लगाना है ब्रैकेट और बंद करना है ब्रैकेट तो आपको बोलना है ओपन पैरेंथेसिस और क्लोज पैरेंथेसिस। विद्यार्थियों, पंक्चुएशंस वर्क इन इंग्लिश ओनली, आपको हिंदी में वर्क नहीं होता है गूगल वॉइस टाइपिंग में। पंक्चुएशंस को जब आप बोलेंगे तो इंग्लिश में ही काम करेंगे। इसके लिए आपको वॉइस सेटिंग करना होगा। सेटिंग में जाना है, जनरल में जाना है, फिर कीबोर्ड पर जाना है, और उसके बाद ऐड न्यू कीबोर्ड हिंदी, और अंडर हिंदी में ट्रांसलेशन करके क्लिक ऑन डन कर देंगे iOS के लिए। एंड्रॉयड के लिए सेटिंग, फिर लैंग्वेज एंड इनपुट एंड वर्चुअल कीबोर्ड, देन गूगल कीबोर्ड्स को सेलेक्ट कर लेंगे आप। अब बात करते हैं विद्यार्थियों प्रवाचक राजभाषा, यानी प्रवाचक राजभाषा क्या है। हिंदी टेक्स्ट में हिंदी में बोलना, मंत्र राजभाषा, कंठस्थ राजभाषा, लीला राजभाषा और लीला प्रभा के ई महाशब्दकोश, श्रुत लेखन राजभाषा और प्रवाचक राजभाषा हिंदी ई टूल्स के अलावा निम्न को भी हिंदी भाषा में ई टूल के रूप में काम लिया जाता है। यानी हिंदी के जो टूल अब तक हमने पढ़े उनके अलावा ये टूल भी हैं। हिंदी में ईमेल और चार्ट मेल सिस्टम, देवनागरी लर्निंग टूल्स, अच्छा, और हिंदी आर्टिफिशियल कैरेक्टर रिकॉग्निशन और हिंदी ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर, ये सब सॉफ्टवेयर भी यूज किए जाते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, देवनागरी लर्निंग टूल्स का नाम क्या है? अच्छा। तो अच्छा याद रखना है आपको। इंटरनेट टूल्स फॉर हिंदी। विद्यार्थियों, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी के लिए इंटरनेट पर कौन कौन से टूल्स उपलब्ध हैं। पहला है भारतीय फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र का हिंदी संस्करण उपलब्ध है। भारतीय थंडरबर्ड ईमेल क्लाइंट का हिंदी संस्करण उपलब्ध है। साथ ही भारतीय पिडगिन चैट क्लाइंट का भी हिंदी संस्करण उपलब्ध है। तो 3 तरह के हिंदी संस्करण है, एक तो भारतीय इंडियन फायरफॉक्स का, भारतीय थंडरबर्ड का और भारतीय पिडगिन का। मंगल हिंदी यानी देवनागरी लिपि के लिए विंडोज़ OS का डिफ़ॉल्ट हिंदी फ़ॉन्ट है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है हिंदी का मंगल। मंगल जो है हिंदी का डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है आपसे कि विंडोज़ के अंदर हिंदी का डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कौन सा है, तो आपको लिखना है मंगल। इसे यूज़र इंटरफेस के तौर पर डिज़ाइन किया गया है। इसे देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली सभी भाषाएं हिंदी, मराठी, नेपाली और संस्कृत, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ गया कि देवनागरी, इतनी भाषाओं की लिपि जो है देवनागरी होती है हिंदी के साथ साथ। कौन कौन सी हैं? हिंदी है, मराठी है, नेपाली है और संस्कृत है। इन सब की लिपि देवनागरी लिपि ही काउंट होती है। विंडोज़ ने डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट बनाया है और इसे माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया है। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली 2 आधारों पर बांटा जा सकता है। एक है अर्थ की स्वतः स्पष्टता के आधार पर और दूसरा है तकनीकीपन की भाषा के आधार पर। तो अर्थ की स्वतः स्पष्टता के आधार पर पारदर्शी शब्द होते हैं, अपारदर्शी शब्द होते हैं, और तकनीकीपन के आधार पर आपको पूर्णतः तकनीकी शब्द होते हैं और अर्थ तकनीकी पद होते हैं। जिस शब्द का अर्थ अंश एक भाषा का हो अथवा दूसरा आधा भाषा एक भाषा का हो तो उसे कहते हैं संकर। यानी कोई शब्द है जिसका अर्थ आधा एक भाषा में निकल रहा है और आधा अर्थ दूसरी भाषा में निकल रहा है, तो ऐसे शब्द को क्या कहेंगे? संकर शब्द कहेंगे। हिंदी के शब्द भंडार में विधि और कानून से संबंधित तकनीकी शब्द किस परंपरा से प्राप्त हुए हैं? अरबी और फारसी। याद रखिएगा, हिंदी के जो तकनीकी शब्द हैं, कानून के शब्द हैं, विधि के शब्द हैं, वो अरबी और फारसी से लिए गए हैं। विद्यार्थियों, हवाई जहाज और विमान शब्दों में अधिक उर्वर कौन सा है? प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि हवाई जहाज और विमान शब्दों में अधिक उर्वर शब्द कौन सा है, तो आपको लिखना है विमान। अधिकतर विद्यार्थी गलत करके आएंगे, वो सोचेंगे हिंदी का एग्जाम है तो हिंदी में तो हवाई जहाज बोलते हैं, लेकिन विद्यार्थियों जो अधिक उर्वरक पूछा है, मतलब सुनने में जो अच्छा लगे, लिखने में अच्छा लगे, वो है शब्द विमान। तो इस तरह से विद्यार्थियों आपको अपना हिंदी का ये लेसन याद करना है, जिसके अंतर्गत आज हमने देखा राजभाषा नियम 1976 को।
अब जल्दी से इसको रिकैप करते हैं। हमने बताया था आपको कि लागू हुआ 17 जुलाई 1976 को, राजपत्र संख्या 1052, संशोधित हो चुका है 3 बार 1987, 2007, 2011 में। निर्माण की शक्ति प्राप्त होती है सरकार को राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 से। इसका विस्तार है तमिलनाडु के अलावा संपूर्ण भारत में। 3 क्षेत्र बांटे गए हैं, क्षेत्र क, ख और ग। क में हमेशा पत्राचार हिंदी में होता है, ख में अगर पत्राचार इंग्लिश में हुआ है तो हिंदी संस्करण जाएगा, क्षेत्र ग में केवल अंग्रेजी में होता है। और राजभाषा नियम 1976 के अनुसार हिंदी में प्राप्त प्रश्नों का उत्तर हिंदी में दिया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारी की हिंदी में प्रवीणता का मानदंड है कि उसने मैट्रिक में पास किया हो, या वो ग्रेजुएशन में लिया हो, या वो स्वयं डिक्लेयर कर दे। इसी तरह अनुपालन का उत्तरदायित्व किसके पास होता है? कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी के पास होता है। खड़ी बोली किस अपभ्रंश से है? सौर सैनी और टकसाली अपभ्रंश इसको बोलते हैं। मैंने IIT के जो एग्जाम्पल्स आपको बताए कि किस तरह आपको तैयारी करके जाना है। इसके साथ हमने देखे थे कि हिंदी में प्रयोग होने वाले तकनीकी सुविधाएं कौन कौन सी हैं। उसमें हिंदी फ़ॉन्ट हमने देखे, प्रसिद्ध हिंदी फ़ॉन्ट भी जाने, और उसके आधार पे हमने आधार में कौन सा हिंदी फ़ॉन्ट होता है, कृतिदेव, वो भी जाना। हिंदी ई टूल्स और आपको स्क्रिप्ट और रेंगटन तथा फोनेटिक में हमने देखा था कि कमल के अंदर हम बोल करके सेटिंग्स कर सकते हैं। मंत्र राजभाषा हमने जानी, अनुवाद सिस्टम है, और कंठस्थ राजभाषा को भी हमने जाना, जिसमें कंठस्थ एक अनुवाद मेमोरी सिस्टम है, जिसको द्वारा किए गए अनुवाद को ये मेमोरी से स्टोर करता है। इस तरह से विद्यार्थियों, हमने जब लीला के बारे में आपको बताया, राजभाषा लीला प्रवाह, लर्न इंडियन लैंग्वेज थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके साथ ही हमने चर्चा की राजभाषा विभाग ऑनलाइन शब्दकोश की, जो ई महाशब्दकोश है, साथ ही ई सरल हिंदी वाक्य कोश के बारे में भी जाना। गूगल वॉइस टाइपिंग के बारे में जाना कि किस तरह बोल सकते हैं। गूगल वॉइस टाइपिंग श्रुत लेखन के बारे में हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे श्रुत में है जो कि आपको पता नहीं रहता है, और उसमें प्रश्न गलत होने के चांसेस रहते हैं। साथ ही विद्यार्थियों, हमने देखा गूगल वॉइस टाइपिंग के पंक्चुएशंस को कि किस तरह श्रुत लेखन राजभाषा के अंतर्गत अगर हमें फुल स्टॉप लगाना है तो पीरियड बोला जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट अधिकतर यही पूछा जाता है, वॉइस सेटिंग के बारे में जाना, प्रवाचक राजभाषा के बारे में जाना जो किसी भी हिंदी के टेक्स्ट में बोलता है। और इसके साथ ही हमने इंटरनेट टूल्स फॉर हिंदी को भी जाना कि फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र है, भारतीय थंडरबर्ड है और भारतीय पिडगिन है। और इसी तरह देवनागरी लिपि के लिए विंडोज़ OS का जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट को भी जाना, वो है मंगल फॉन्ट। तो आज के लेसन में मुझे आशा है विद्यार्थियों, आपको अब सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। यानी राजभाषा नियम 1976 से बनने वाले हर प्रश्न को हमने देखा है, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका जाने वाला नहीं है। तो अब विद्यार्थियों, आपके लिए एक संदेश। विद्यार्थियों, आप थंबनेल पे देख रहे होंगे कि YouTube पर हिंदी का एकमात्र गारंटी वाला चैनल। विद्यार्थियों, मेडल स्कॉलर RPSC फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कराता है, RPSC सेकंड ग्रेड की तैयारी कराता है टीचर्स की, साथ ही तैयारी कराता है हिंदी ट्रांसलेटर की, साथ ही हम तैयारी कराते हैं UGC नेट की तथा राजस्थान पुलिस SI की। तो विद्यार्थियों, ये वो एग्जाम्स हैं जिनमें हिंदी का बहुत बड़ा रोल होता है। यानी हिंदी में आपकी कमांड अच्छी है तो आप सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं। हिंदी ट्रांसलेटर SSC के लिए हमने लास्ट ईयर का प्रश्न पत्र के हिंदी के क्वेश्चंस डाल दिए हैं, साथ ही हमने डिटेल ट्रांसलेशन को भी डाल दिया है। और हिंदी साहित्य के लिए तो हमने एक ऐसा वीडियो बनाया है विद्यार्थियों जिसमें 40% क्वेश्चंस की हमने दिया गारंटी, आप उसे जरूर देखिएगा। अलंकार, समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय सभी कुछ पढ़ा दिया है, जिसमें कोई ग्रामर का रूल देखने की जरूरत नहीं है। मात्र आप मात्राएं देख करके बता सकते हैं कि कौन सा समास है, कौन सा अलंकार है। बिहारी रत्नाकर, रामचरितमानस, यही सच है, पुरस्कार, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास बहुत डिटेल वे में हमने पढ़ाया है और टू द पॉइंट पढ़ा है, जिससे एग्जाम से पहले अगर आप क्विक रिवीजन करना चाहें तो झट से आपका रिवीजन हो जाए। तो विद्यार्थियों, आशा है और विद्यार्थियों से आगे निकलने के लिए, अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही मुझे आशा है कि आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के अपने कंटेंट को एक बार देखेंगे, और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।